सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया की। पिछले वीडियो में हम पूरा बात कर चुके थे कि अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की संख्या और विस्थापन के आधार पर हम देखे थे, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के योग और ह्रास के आधार पर हम देखे थे कि अभिक्रिया के कुल 5 प्रकार थे। लेकिन अभिक्रिया के दूसरे आधार पर अगर हम देखें कि उष्मा के आदान एवं प्रदान, उष्मा के योग एवं ह्रास के आधार पर देखें तो अभिक्रिया के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं। या तो अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो रहा है अर्थात उष्मा का योग हो रहा है, या फिर उष्मा का ह्रास हो रहा है, उष्मा की कमी हो रही है अर्थात उष्मा उससे घट रही है। तो ऐसे उष्मा के अवशोषण, योग या ह्रास के आधार पर अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं। उष्मा के योग एवं ह्रास के आधार पर अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं। योग एवं ह्रास के आधार पर अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया आपका ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवक्षेपण होता है, अर्थात उष्मा जिसमें पहले थी उसके साथ अब नहीं है, उसका अवक्षेपण हो गया है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की कमी होती है, अर्थात उष्मा उसमें उससे निकलता है। उष्मा अभिकारक में जो पहले था वो अब उत्पाद और उष्मा अलग हो जाता है, अर्थात उष्मा जिसमें निकलता है उसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मशोषी अभिक्रिया जिसमें हमको अलग से बाहरी स्रोत की सहायता से उष्मा को उसमें देना होता है, उसको ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिससे उष्मा का अवक्षेपण होता है उसको ऊष्मक्षेपी, और जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मशोषी। तो जिसमें उष्मा का अवक्षेपण होता है ये हो जाएगा, जिसमें उष्मा का अवक्षेपण होता है, जिसमें उष्मा का अवक्षेपण का अर्थात है कि उष्मा उसमें से निकलता है, अवक्षेपण होता है। जैसे हम उदाहरण के आधार पर देखते हैं तो उष्मा का अवक्षेपण का उदाहरण है कि आप देखेंगे ग्लूकोज का जो होता है, जो ग्लूकोज का बनता है उसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में हम प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया है, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारा अभिकारक के रूप में होते हैं, और जो हमारा ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है और उष्मा उसमें से निकलता है, तो इसको श्वसन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारा जल है ये अभिक्रिया करेंगे, और ये प्रकाश संश्लेषण है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश के उपस्थिति में होगा, तो इससे जो बनेंगे उत्पाद उसमें उष्मा का अवक्षेपण होगा। अर्थात इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके C6H12O6 बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, 6O2 ऑक्सीजन बनाएगा, प्लस उष्मा बनाएगा। तो ये हुआ उष्मा का अवक्षेपण, अर्थात उष्मा उसमें से निकला। तो उष्मा का अवक्षेपण जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया जब प्रकाश संश्लेषण में होता है तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, प्लस उष्मा भी बनता है। तो ये श्वसन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो इसी अभिक्रिया का उल्टा अभिक्रिया होता है, तो उसमें ऊष्मक्षेपी होता है। तो ये है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होता है कहिए, या उष्मा का अवक्षेपण होता है कहिए, या फिर कहिए कि उष्मा उसमें से निकलती है। तो यही दूसरा इसका प्रकार है ऊष्मशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपको उष्मा किसी बाहरी स्रोत की सहायता से अभिकारक को देना पड़ता है, उसके बाद उस अभिक्रिया का वो अभिक्रिया होती है। जैसे आप AgCl जो है हमारा, जो सिल्वर क्लोराइड का जो तत्व है, उसको हम उष्मा देते हैं तब जाकर के वो सिल्वर में और क्लोराइड में अलग अलग होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, अर्थात इसमें उष्मा का योग हो रहा है। अभिकारक का जो उष्मा है उसमें उष्मा का योग हो रहा है। जैसे कि AgCl है, AgCl को हम उष्मा देते हैं या गर्म करते हैं किसी भी माध्यम से, तो ये इसका सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। यहाँ पर उष्मा अभिकारक की जो एनर्जी है उसमें हम उष्मा को ऐड कर दिए, तो इसलिए ये ऊष्मशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवक्षेपण होता है या उष्मा अभिक्रिया से बाहर निकलती है उसको हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है या फिर उष्मा का योग होता है उसको हम ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो ये पूरा तरीका है हमारा ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया का। और हम इसके बाद बात करेंगे पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं की, तत्व के भौतिक अवस्थाओं की। जैसे कोई सॉलिड है
जैसे कोई लिक्विड है, कोई एक्वस सॉल्यूशन है, कोई गैसीय माध्यम में है, तो हम पूरे अभिक्रिया को उसी के साथ लिखेंगे। जैसे भौतिक अवस्थाओं के साथ संकेत लिखना है, भौतिक अवस्था के साथ संकेत लिखना। तो भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के 3 ही प्रकार बताए जाते हैं कि आपका ठोस है, आपका द्रव है और गैस है। लेकिन जब हम अभिक्रिया में देखते हैं तो अभिक्रिया में एक अधिक जोड़ा गया है जो है जलीय विलयन, अर्थात जो जल में घुला हुआ है उसको हम एक अलग माध्यम के आधार पर उसको हम लिखते हैं, उसको समझते हैं। जैसे एक ठोस हो गया, एक द्रव हो गया, एक गैस हो गया, और जो चौथा है जो अभिक्रिया में ही देखा जाता है। ऐसे भौतिक अवस्था ये 3 ही है, लेकिन हम जलीय विलयन को एक भौतिक अवस्था के रूप में देखते हैं अभिक्रिया करने के समय। तो इसमें अगर हम जैसे देखें, हम भौतिक अवस्था लिखते हैं, हाइड्रोजन जो है वो गैस के साथ है, ठोस को हम सॉलिड, जाहिर सी बात है कि इंग्लिश में सॉलिड लिखते हैं तो इसको हम एस से दिखाएंगे। द्रव को लिक्विड लिखते हैं, लिक्विड को हम एल से दिखाएंगे। गैस को हम गैस ही लिखते हैं तो इसको जी से दिखाएंगे। जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन लिखा जाता है तो एक्वस सॉल्यूशन को हम एक क्यू से दिखाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन को हम एक क्यू से दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से है। अगर हम हाइड्रोजन का सिर्फ बात करें और ऑक्सीजन जो जल बनाने की अभिक्रिया है तो ये H2O है। अगर हम H2O के साथ यहाँ पर G लिखे हुए हैं, अर्थात हाइड्रोजन भी गैस के रूप में है, ऑक्सीजन भी गैस के रूप में है और जल भी गैस के रूप में है। अगर जल के साथ यहाँ G लिखा हुआ है तो जल गैस के रूप में है। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका हाइड्रोजन जो है वो, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया को देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है, और यहाँ पर जो जल की अभिक्रिया है वो लिक्विड है, जल हमारा लिक्विड है, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये हमारा एक जलीय विलयन है। तो यहाँ पर हम एक क्यू के साथ लिखेंगे। अगर हम इसी को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन यहाँ पर जब H2O बनेगा तो अगर H2O से थोड़ा सा उष्मा का अवशोषण हो जाता है, उष्मा का ह्रास हो जाता है, तो H2O जो गैस है वो ठंडा होकर के फिर से जल बना देगा। तो H2O को हम लिक्विड के आधार पर लिखेंगे। जैसे अगर हम CO2 की बात करें तो C को हम गैस के रूप में लिखेंगे, ऑक्सीजन को भी हम गैस के रूप में लिखेंगे और CO2 को भी हम गैस के रूप में लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये है भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखना। तो यहाँ पर आकर के अभिक्रिया के प्रकार और अभिक्रियाओं को भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखने का सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हमारा दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके 2 उदाहरण दिए हुए हैं आपके पहले अध्याय में। हम वही 2 उदाहरणों का बात करेंगे और आगे हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। ये दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रिया, दैनिक जीवन में अभिक्रिया, दैनिक जीवन में अभिक्रिया। अर्थात ऐसी अभिक्रिया की बात कर रहा है जो हमारे डे टू डे लाइफ में अर्थात हर दिन घटने वाली घटनाओं में शामिल है। तो इसमें 2 अभिक्रियाओं की मुख्य रूप से बात करता है। पहला बात करता है संक्षारण का और दूसरा बात करता है विकृत गंधिता, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण, संक्षारण ऐसा प्रक्रम जैसे लोहे में जंग लगना इसका सबसे उत्तम उदाहरण है कि कोई भी ऐसा तत्व जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बनाता है, और जब आयरन ऑक्साइड बनता है और आयरन जो पहले से होता है वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, तो आयरन ऑक्साइड का रंग भूरा हो जाता है और धीरे धीरे वो आयरन ऑक्साइड आयरन की सतह से हट जाता है। तो जो आयरन की जो मूल आयतन होती है उसकी आयतन में धीरे धीरे कमी आने लगती है, और वो जंग लगने के साथ साथ धीरे धीरे आयरन जो है वो लोहा खत्म होते चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तत्वों के साथ होता है, तो उसी को प्रक्रिया को हम कहेंगे संक्षारण। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाता है और फिर वो ऑक्साइड उस तत्व से अलग हो जाता है, इस तरीके से जो मूल तत्व है उसका ह्रास होते चला जाता है। और ये बहुत सारे धातुओं के साथ होता है और उसको बचाने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। विकृत गंधिता में क्या होता है कि हम जब इसमें
उस गैस की बात है, जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन कुछ समय के बाद या बहुत सारे भोजन की ऐसी अवस्था होती है कि कुछ समय के साथ वो खाने के लायक नहीं होते या खराब हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो भोजन में हमारा ऑक्सीजन का योग होता है, इस ऑक्सीजन को योग को हटाने के लिए जैसे हम उसमें नाइट्रोजन भरते हैं, अर्थात नाइट्रोजन एक अभिक्रियाशीलता ऑक्सीजन की अभिक्रियाशीलता से कम है और ऑक्सीजन के योग और ह्रास होने से उपचयन और अपचयन अभिक्रिया हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के योग और ह्रास होने से उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस रखते हैं। जैसे एक उदाहरण देता है कि चिप्स की थैली का उदाहरण है, उसमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरते हैं तो चिप्स कितने भी समय तक रहे वो अच्छा रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन के योग और ह्रास से उसकी अभिक्रियाशीलता पर फर्क नहीं पड़ता और उसके मूल गुणधर्म जो होते हैं वो नहीं बदलते हैं। संक्षारण क्या है? ऐसा तत्व जो अपने ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और फिर उसका ऑक्साइड उस तत्व से अलग हो जाता है, जिससे उस तत्व का ह्रास होता है। और ये दैनिक जीवन में जैसे लोहे का जंग लगना इसका सबसे आसान उदाहरण है। विकृत गंधिता में क्या है कि ऐसा तत्व जो उपचयन अपचयन कर सकता है उसको हटा करके हम उसमें नाइट्रोजन गैस का वहाँ पर जुड़ाव करते हैं, जिससे कि अभिक्रिया ना हो सके। और उस भोजन में जैसे चिप्स की थैली की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन को भरते हैं और ऑक्सीजन को हटा देते हैं। तो ये हमारा दैनिक जीवन में दो अभिक्रियाएं हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो संक्षारण है, जैसे इसका सबसे एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। संक्षारण प्रक्रिया है क्या? ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाता है और वो ऑक्साइड धीरे धीरे उस तत्व से अलग हो जाता है, जिससे उस तत्व का आयतन, उस तत्व का क्षेत्रफल वो घटते चला जाता है और धीरे धीरे वो सारा समाप्त होते चला जाता है। तो संक्षारण को हम लिखेंगे जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्साइड बनाने के कारण संक्षारित होता है। संक्षारित होने का अर्थ वही है कि उसका आयतन घटते चला जाता है, संक्षारित होता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, तो जो जंग की हम जब बात करते हैं तो जो जंग है वही आपका आयरन ऑक्साइड है। जो जंग है यही आयरन ऑक्साइड है, जो भूरे रंग का होता है, आयरन ऑक्साइड। और इसको जंग लगने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि जल होना चाहिए, जल के संपर्क में लोहा होना चाहिए, और ऑक्सीजन के संपर्क में तो है ही यदि वो खुली वातावरण में है तो। अगर लोहे के संपर्क में पानी है और ऑक्सीजन है तो लोहा में जंग लगेगा, और वो जंग जो है वो आपका आयरन ऑक्साइड है, और आयरन ऑक्साइड जो है वो धीरे धीरे लोहे से अलग हो जाएगा और लोहा का आयतन जो है कम हो